हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जेके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी हमारी जेके की सीरीज है, जिसका हमारा आज की जो क्लास है वो 18वीं क्लास है। इससे पहले 17 क्लास में ले चुका हूँ। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं मैं उनको बता दूँ कि हमारी वीडियो जो है वो डेली आती है शाम को 8 8:30 बजे। ठीक है, मंडे टू सैटरडे में आपको जो है डेली वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे आपका एचपीएसएससी का एग्जाम हो, अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम हो। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिलेवेंट कंटेंट, इसमें हम डिस्कस करते हैं। आज हमारा 18वां लेक्चर है। 17 लेक्चर मैं पहले ले चुका हूँ। जीके बूस्टर फॉर एचपीएसएससी करके ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें प्रीवियस के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो भी हम वीडियो डिस्कस करते हैं, इनका पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा, जिसका लिंक भी जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, बलसन रियासत का संस्थापक निम्न में से कौन था। जो बलसन रियासत थी, ठीक है, इसका जो संस्थापक था इसका नाम था अलोक सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, हम सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बलसन रियासत का संस्थापक कौन था, तो अलोक सिंह था। इसने 12 सेंचुरी में जो है इसकी स्थापना की थी। तो मैंने आपको बताया था, तो हिमाचल जो था हमारा वो कितनी रियासतों को बन के बना था, 30 रियासतों को। छोटी मोटी जो रियासतें हैं 30 रियासतों को मिलकर हिमाचल बना था। तो 30 रियासतों के संस्थापक कौन थे, वहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन से, बाय ऑप्शन अगर हम बात करें तो वीरचंद, इन्होंने किस रियासत की स्थापना की थी, तो सुकेत रियासत की स्थापना की गई थी वीरचंद द्वारा। अगर हम बात करें कीरत चंद की, तो कीरत चंद ने जो है कुमारसेन जो रियासत है उसकी स्थापना की गई थी कीरत चंद द्वारा। और अगर हम दुर्गा सिंह की बात करें तो इन्होंने दारकोटी जो रियासत है उसकी स्थापना की थी, दारकोटी रियासत की। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बलसन जो रियासत थी, इसके जो फाउंडर थे वो थे अलोक सिंह, और इसके अलावा वीर सिंह ने जो है सुकेत रियासत की स्थापना की, कीरत चंद ने कुमारसेन की, और जो दुर्गा सिंह थे इन्होंने दारकोटी रियासत की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। 1 मई 1960 को कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश में जोड़ा गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला जो है 1 मई 1960 को जोड़ा गया, वो था किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था हिमाचल प्रदेश का, छठा जिला था। ठीक है, मैं हिमाचल का फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, पुराने, इनको नहीं पता है कि हिमाचल किस तरीके से बना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको आज जो है डेफिनेटली इसके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि हिमाचल कब बना था, 1948, 1948 में हिमाचल बना था। 15 अप्रैल 1948 में जो है छोटी मोटी रियासतों को, 30 छोटी मोटी रियासतों को मिला के हिमाचल बना था। जब हिमाचल बना था तो हिमाचल में कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थी। ठीक है, 1948 में जब हिमाचल बना था तो हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट थी। कौन कौन सी, फर्स्ट थी महासू, सेकंड चंबा, थर्ड थी आपकी शिमला, और जो चौथी थी उसका नाम था मंडी। उसका नाम क्या था, मंडी। ठीक है, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को, महासू, चंबा, शिमला और मंडी, इनको बोलते हैं ओल्ड हिमाचल। ठीक है, इनको ओल्ड हिमाचल के नाम से भी जाना जाता है। तो याद कर लीजिएगा, जब हिमाचल बना था 48 में, तब इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थी, महासू, चंबा, शिमला और मंडी। ठीक है, महासू जो थी ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट थी उस समय में। इसमें लगभग 26 रियासतें थी आई थिंक। ठीक है, 4 रियासतें थी, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट थी 48 में। उसके बाद क्या हुआ कि 1954 में एक डिस्ट्रिक्ट ऐड की गई हिमाचल प्रदेश में। कौन सी, बिलासपुर। बिलासपुर, ठीक है, बीएलपी लिख रहा हूँ मैं। बिलासपुर जो थी ये 5वीं डिस्ट्रिक्ट बनी थी हिमाचल प्रदेश की, जो ऐड की गई कब, ये ऐड की गई आपकी 1954 को। उसके बाद जो ये छठी डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। किन्नौर आपने पढ़ा होगा, किन्नौर का जो ओल्ड नेम क्या है वो है चीनी। ओल्ड नेम क्या था इसका, चीनी। तो चीनी जो थी ये बेसिकली एक तहसील थी महासू डिस्ट्रिक्ट में। महासू जो हमारी डिस्ट्रिक्ट थी, जैसे मैंने आपको बताया महासू डिस्ट्रिक्ट बड़ी हुआ करती थी उस समय, सबसे बड़ी। तो इसका जो एक इसकी जो एक तहसील थी चीनी, चीनी तहसील को इससे अलग किया गया महासू से, और उसको एक जिले का नाम दिया गया जिसका नाम क्या रखा, किन्नौर। उस जिले का नाम क्या रखा, किन्नौर। ठीक है, तो 1960 में छठा जिला बन गया हमारा, कौन सा, किन्नौर। 1960 में छठा जिला किन्नौर कहाँ से अलग हुआ, महासू डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ, जिसका ओल्ड नेम क्या था, चीनी। उसके बाद क्या हुआ, 1966, 1966 में 1966 में क्या आया, पंजाब पुनर्गठन आयोग जो है अधिनियम आया। ठीक है, पंजाब का और जो हमारे अन्य जो स्थान है उनका एक्सचेंज किया गया। पुनर्गठन अधिनियम कब आया, 1966 में। ठीक है, पंजाब पुनर्गठन, पंजाब का जैसे नालागढ़ वगैरह एरिया है हमारा, ठीक है, ये पहले पंजाब में था, उन्ना जो था आपका होशियारपुर वगैरह में ना। तो इनका 1966 में इनका क्या किया गया, पुनर्गठन। जब पुनर्गठन किया गया तो पंजाब से कुछ हिस्सा हिमाचल में आया और कुछ हिस्सा हिमाचल का पंजाब में गया। तब जो है 4 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल में आई 1966 में, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आई, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। 6 डिस्ट्रिक्ट पहले थी, अब कितनी होगी हमारे पास टोटल, 10 डिस्ट्रिक्ट होगी। कब, 1966 में।
1948 में 4 जिले थे हमारे, महासू, चंबा, शिमला और मंडी, ठीक है। फिर 1954 में बिलासपुर जोड़ा 5वां जिला हो गया। फिर 1960 में क्या हुआ, महासू जो हमारा जिला था सबसे बड़ा, उसमें से चिन्नी जो इसकी तहसील थी उसको अलग किया गया, उससे एक डिस्ट्रिक्ट बनी किन्नौर, जो कि 1960 में बनी। उसके बाद 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया गया, वहाँ से कुछ एक हिस्से लिए गए और हिमाचल में 4 डिस्ट्रिक्ट ऐड हुई, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला। अब उसके बाद क्या हुआ, 1971 को हिमाचल प्रदेश आज़ाद होता है। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का जो है दर्जा है वो दिया गया। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो 1972 को दोबारा जो है पुनर्गठन होता है हिमाचल प्रदेश का। अब जो 10 डिस्ट्रिक्ट थी, इनका जो एरिया था वो था 55,673 किलोमीटर, जो कि अभी भी है। लेकिन आप कहोगे कि हिमाचल में तो 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो जो हमारी 12 डिस्ट्रिक्ट है वो बनी है किससे, ये जो लास्ट की 2 डिस्ट्रिक्ट है आपकी कौन कौन सी बच गई, हमीरपुर बच गई आपकी और ऊना बच गई, एक आपका सोलन बच गया। अब देखिएगा 1972 में दोबारा रिफॉर्म हुआ। अब क्या हुआ, जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट थी इसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट निकली आपकी कौन कौन सी, ऊना और एक निकली आपकी हमीरपुर, ऊना और हमीरपुर, ठीक है। कांगड़ा से 2 डिस्ट्रिक्ट निकली कौन कौन सी, ऊना और हमीरपुर। जो शिमला डिस्ट्रिक्ट थी प्लस महासू डिस्ट्रिक्ट थी, इनको जो है मर्ज कर दिया गया, साथ में कर दिया गया, और इनसे भी जो है बाद में 2 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, शिमला और सोलन, शिमला प्लस सोलन, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारी कितनी डिस्ट्रिक्ट बन गई, 12 डिस्ट्रिक्ट बन गई, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, शिमला, ठीक है। ये हमारी 10 डिस्ट्रिक्ट थी। इसके बाद कांगड़ा से ऊना और हमीरपुर निकला, 12 डिस्ट्रिक्ट हो गई टोटल। लेकिन बाद में शिमला और महासू को ऐड कर दिया गया, फिर इसमें से फिर से 2 डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, शिमला और सोलन, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको नहीं आया तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बंगाना उपमंडल निम्न में से किस जिले के अंतर्गत है। बंगाना जो आपका सब डिवीजन है वो कहाँ पे है, ये है आपका ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हरोली हो गया, इसके अलावा हरोली उपमंडल भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। अंब जो डिवीजन है ये भी कहाँ पे है, ऊना में है। बिलासपुर से अगर हम बात करें तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है झंडूता डिवीजन बिलासपुर में है, नैना देवी, घुमारवी। और हमीरपुर से अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप बड़सर नहीं याद कर सकते, बड़सर भी है यहाँ पे। भोरंज तो आपको याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भोरंज के बारे में बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। इसके अलावा नदौन भी कहाँ पे है, ये भी आपका हमीरपुर में है। अगर हम यहाँ पे बात करें लाहौल स्पीति से, काजा हो गया आपका, केलांग हो गया और आपका उदयपुर ये कहाँ पे है, ये डिवीजन है आपके लाहौल स्पीति के। किस स्थान पर घोड़ा और याक प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो घोड़ा और याक प्रजनन जो ब्रीडिंग सेंटर है ये है लरी में, जो कि कहाँ पे है, ये आपका लाहौल स्पीति के अंदर लोकेटेड है। कहाँ पे है ये, लाहौल स्पीति के अंदर लोकेटेड। अगर हम बात करें ज्योरी, तो ज्योरी है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे है, ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र, भेड़ जो फार्म है वो यहाँ पे है। अगर हम बात करें कंदबाड़ी और आपका नगवाड़ी, तो कंदबाड़ी है आपका कांगड़ा में, और अगर हम नगवाड़ी की बात करें आपका मंडी में है, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। तो इसका यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे अंगोरा जो खरगोश है उसका जो ब्रीडिंग फार्म है वो कहाँ पे है, मंडी में और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं हम, हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव निम्न में से कौन थे। हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे। देखिएगा मुख्य सचिव और मुख्य आयुक्त के बीच में हमेशा कंफ्यूजन होती है। मुख्य सचिव को हम कहते हैं चीफ सेक्रेटरी जो थे वो थे KL मेहता, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य आयुक्त कौन थे, आयुक्त होता है चीफ कमिश्नर। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज NC मेहता। चीफ कमिश्नर कौन थे, NC मेहता। जयवंत राम कौन थे, ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा के फर्स्ट अध्यक्ष थे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा थी उसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें TVR टाटाचारी के बारे में, इनसे बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ये क्या थे, हिमाचल प्रदेश के फर्स्ट लोकायुक्त। क्या थे ये, पहले लोकायुक्त थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, हुसैन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था। हुसैन सांग जो कि क्या था, चीनी यात्री था। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बन जाएगा। कब आया था, 629 में, 629 ईस्वी में जो है ये भारत आया था। कहाँ से, चाइना से आया था। इसका मोटिव क्या था, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी कहाँ पे, अभी बिहार में। अगर हम बात करें तो वो किससे रिलेटेड थी, तो बौद्धिज्म के जो दर्शन है बौद्ध से रिलेटेड थी, ठीक है। तो बौद्ध के जो ग्रंथ थे उनको अध्ययन करने के लिए और कुछ एक ग्रंथों को बाहर से ले जाने के लिए भारत आया था हुसैन सांग हर्षवर्धन के कार्यकाल में। चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भी एक जो है चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान।
ठीक है, हर्षवर्धन हुसैन साहब। इसका आप याद कैसे करोगे, ये भी ह से शुरू होता है, ये भी ह से शुरू होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो माइंड में कि हुसैन साहब किसके शासनकाल में आया, हर्षवर्धन के, क्योंकि दोनों ह से शुरू हो रहे हैं। फाहियान किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। महमूद गजनवी के साथ कौन आया था, अलबरूनी, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अलबरूनी किसके शासनकाल में आया था, महमूद गजनवी। मार्को पोलो खुद जो है खुद विजिटर था। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से देश का था मार्को पोलो। निम्न में से कौन सा स्थान हड़प्पन सभ्यता का नहीं है, ठीक है, कौन सा जो है प्लेस हड़प्पन सिविलाइजेशन का नहीं है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो दत्तारपुर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी कालीबंगन, कोट दीजी, रंगपुर, ठीक है, 12 से 13 जो प्लेसेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन के वो आपको याद करने हैं। जैसे चहुंदड़ो हो गया, कोट दीजी, रंगपुर हो गया आपका, कालीबंगन, रोपड़, बनवाली, धोलावीरा, ठीक है, ये सब क्या है, हड़प्पन साइट्स है। सिखों के किस गुरु को सच्चा बादशाह कहा गया है, सच्चा बादशाह, ये तो गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे सिखों के, इन्हें जो है सच्चा बादशाह के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये पूछा जाता है तो पटना में। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पटना में। और कौन से गुरु थे, 10वें गुरु थे। सिंहों के पीछे सिंह जो सरनेम है वो इन्होंने कहा था कि अपने नाम के पीछे सिंह लगाएं, और इन्होंने दिए हैं 5 ककार। 5 ककार किसने दिए हैं सिंघों को, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने दिए थे। ठीक है, इनकी हत्या के बाद पठान ने इनकी हत्या कर दी थी। तो उसके बाद जो है कौन आया था सिक्किम को संभालने, तो वो थे बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर जिन्होंने गुरुओं के नाम पे जो है सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। सर्वेंट ऑफ इंडिया जो सोसाइटी है इसकी स्थापना की गई किसके द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। अगर हम बात करें स्वामी विवेकानंद जी, तो इन्होंने किसकी स्थापना की, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, स्वामी विवेकानंद की। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के क्या लगते थे। अगर हम बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी, तो इन्होंने विश्व भारती की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो रविंद्रनाथ टैगोर की। और अली बंधु ने जो है किसकी स्थापना की थी, इन्होंने एक आंदोलन किया था, खिलाफत आंदोलन। ये किससे जुड़े हुए हैं, ये खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कौन, अली बंधु। नेक्स्ट देखें, कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अगर हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा आर्टिकल इसके बारे में बताता है, ये बताता है आर्टिकल 368। कौन सा आर्टिकल 368 जो है इसके बारे में हमें बताता है, जिसमें दिया गया है कि हमारे संविधान में कितने तरह के जो है संशोधन किए जा सकते हैं, 3 तरह से। संशोधन कितने तरीके से किए जा सकते हैं, 3 तरीके से किए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं, ठीक है, वैसा आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे डायरेक्टली ऐसा पूछा जा सकता है कि संविधान में संशोधन कितने तरीकों से किया जा सकता है, तो 3 तरह से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संशोधन का मतलब होता है कानून में बदलाव करना। जो कानून पहले से है, ठीक है, पहले से कोई कानून है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना हो। जैसे अभी लड़कियों की एज जो थी वो 18 ईयर्स थी मैरिज करने की, ठीक है, इसको अब गवर्नमेंट ने अमेंड करके कितना कर दिया, 21 साल। कितना कर दिया, 21 साल। ठीक है, अमेंडमेंट से आपको एक चीज़ याद करनी है कि जब कोई गवर्नमेंट नया बिल लेके आती है, कोई नया कानून लेके आती है, तो उसमें कंपलसरी होता है कि वो कानून सबसे पहले लोकसभा में पारित हो, फिर राज्यसभा में पारित हो, फिर उसके बाद उसके ऊपर किसके साइन हो, प्रेसिडेंट के, तब जाके वो क्या बनता है, वो आपका एक्ट बनता है। पहले बिल आता है, जैसे कृषि कानून पहले क्या था, बिल था। ठीक है, हालांकि उसे तो जो है अध्यादेश के जरिए ही लेके आई थी गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई अदर कानून होगा तो उसको पहले लोकसभा में पारित करेंगे, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ पे पारित हो गए तो लास्ट में जाके प्रेसिडेंट के साइन होंगे। लेकिन अगर कभी किसी किसी एक्ट में अगर संशोधन करना है, उसमें अमेंड करना है जो पहले से ही है, कोई एक्ट अगर पहले से ही है उसको अमेंड करना है, तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि उसे पहले लोकसभा में पारित करे या राज्यसभा में ही पारित करे। उसको पहले लोकसभा में भी पारित कर सकते हैं या फिर उसे राज्यसभा में भी पारित किया जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कहीं भी उसको पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिरके का पीएच मान कितना है। जो पीएच है आपका, ठीक है, पीएच स्केल जो है वो आपका एसिडिटी और बेसिक को जो है मापता है। जो बच्चे नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको बता दूं, इससे हम जो है किसी कौन चीज़ कितनी एसिडिक है यानी अम्लीय है और कितनी क्षारीय है, ये हम मापते हैं पीएच स्केल से। ठीक है, तो अगर हम सिरके का बात करें यहाँ पे, तो सिरके का जो पीएच है वो है 2.4। पीएच स्केल चलता है आपका 0 to 14, 0 से लेकर 14 तक, बीच में होता है 7 जो कि होता है न्यूट्रल। ठीक है, पानी जो है हमारा क्या है, न्यूट्रल है। पानी क्या है, शुद्ध जल होता है, वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसका ना तो वो खट्टा होता है ना क्षारीय होता है। जो 7 से कम होगा वो होगा एसिडिक, यानी कि खट्टा होगा स्वाद में, और जो इससे ऊपर होगा 7 से 14 के बीच में होगा वो होगा आपका क्षारीय। वो क्या होगा,
क्षारीय होगा। अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम बात करें 7.4, ये किसका पीएच है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारे ब्लड का पीएच, हमारा जो खून है उसकी पीएच वैल्यू कितनी है 7.4, ठीक है। वैसे 7 से ऊपर ऊपर ही रहती है ये, तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, बेसिक है। अगर हम बात करें 2.2, तो जो हमारा लेमन है, नींबू है, उसका है। और 6.4 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिल्क का पीएच, मिल्क का पीएच। पीएच वैल्यू को लेके आपने एक चीज़ याद करनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 7 से नीचे जो भी चीज़ होगी वो एसिडिक होगी। लेकिन वर्षा की जब बात करते हैं हम, एसिड रेन की बात करें, एसिड रेन जिससे हमारे जो ताजमहल है, जो ये अदर हिस्टोरिक मोनूमेंट्स है वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। आपको पता है एसिड रेन होती है तो उससे जो है ताजमहल को नुकसान हो रहा है। तो अगर हम बात करें एसिड रेन, तो एसिड रेन कब मापी जाती है, एसिड रेन अगर उस रेन का पीएच किससे कम हो, 5.6। अगर वर्षा हो रही है और उसका पीएच 5.6 से नीचे हो तभी उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन, तब उसको क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। नेक्स्ट देखें, अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट इसको हम बोलते हैं, पौधे के किस भाग में पाया जाता है, ये पाया जाता है उस भाग में जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, जैसे जड़ वगैरह होगी आपके, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता। अगर हम बात करें इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट का आपने नाम सुना होगा, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, किसकी वजह से, क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। और जो फूल वगैरह होते हैं, आपके बीज वगैरह होते हैं, ठीक है, ये रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं ना फूल वगैरह, तो ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। ये किसकी वजह से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है पत्तियों का रंग हरा होता है। किस रक्त समूह में दोनों प्रकार के एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों होते हैं, तो ये कौन सा है, ये है हमारा ब्लड ग्रुप ओ। जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, एंटीबॉडी ए भी है इसमें, एंटीबॉडी बी भी है इसमें। लेकिन अगर हम बात करें ब्लड ग्रुप ए बी की, तो इसमें ना तो ए एंटीबॉडी है और ना भी बी एंटीबॉडी है, ठीक है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसीलिए जो ए बी ग्रुप है ये सबसे क्या है, खून ले सकता है, सबसे खून क्या है, ले सकता है। सबसे ब्लड कौन ले सकता है, तो ए बी, जो ए बी ग्रुप होगा वो सबसे खून ले सकता है। और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें दोनों एंटीबॉडी होते हैं, इसलिए सबको खून दे सकता है, सबको खून दे सकता है। कौन सा ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अगर हम इसमें RH फैक्टर ऐड कर दें तो ओ नेगेटिव, ठीक है। अगर आपको RH फैक्टर के साथ प्लस माइनस के साथ ऑप्शन में आए तो ओ नेगेटिव आपको याद करना है। किस महिला खिलाड़ी ने बैलन डी'ओर पुरस्कार 2021 का जो है खिताब जीता है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, ये है फुटबॉल, किससे रिलेटेड है ये, बैलन डी'ओर, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें, एलेक्सिया पुलेटस ने जो है ये खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसमें, महिला में, फीमेल फील्ड में। अगर हम बात करें मेल में, तो लियोनेल मेसी जो है हमारे, इन्होंने जीता है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इन्होंने किसमें जीता है, आपका ये मैन कैटेगरी में। और जो ये आपकी पुलेटस है ये कहाँ की है, ये स्पेन की है, ये कहाँ की है, स्पेन की है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब राज्य कौन सा बन गया है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग हब राज्य कौन सा बना है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये है गुजरात। कौन सा बन गया है, गुजरात जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसने महाराष्ट्र को जो है पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे 18 लेक्चर होगी, कल है सैटरडे, कल हम जो है हमारा 15 लेक्चर से लेकर 18 लेक्चर तक डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका जो है रिवीजन करेंगे। वैसे संडे को मैंने रिवीजन रखी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, मंडे टू फ्राइडे डिस्कस किया करेंगे जो भी हमारे लेक्चर रहेंगे, सैटरडे को उनका रिवीजन करेंगे। और संडे को जो है जो पेपर कंडक्ट करा रहा है हमीरपुर बोर्ड, चाहे अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम है, जैसे अभी परसों जो है 27 मार्च है तो उस दिन पुलिस का एग्जाम है, तो संडे को जो हम एग्जाम डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन पेपर हेल्ड हो रहे हैं अभी वर्तमान में, उनको हम डिस्कस करेंगे संडे को, ठीक है। तो मंडे टू फ्राइडे में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, सैटरडे को उसका रिवीजन करेंगे, संडे को जो हम पेपर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको थोड़ी सी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।